ये बात है सन 1970 की। फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग एक बड़े ही सिंपल क्वेश्चन के आंसर की तलाश में थे। क्या ब्लैक होल्स का कोई टेम्परेचर होता है? यकीन मानिए, इस इकलौते सवाल ने हमारे ब्रह्मांड के कुछ रूढ़िवादी विचारों को ही बदल कर रख दिया। ये विचारधारा थी कि ये ब्रह्मांड अनंत और अमर है, इसका अंत नहीं होगा। लेकिन इस प्रश्न की खोज स्टीफन हॉकिंग को एक अलग ही दुनिया में ले गई, जहां से हमें ब्लैक होल की वर्किंग के बारे में और जानकारी मिली और ये कंक्लूजन निकलकर सामने आया कि ब्लैक होल्स भी एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ अपने अंदर समा लेने वाले ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे एनर्जी लूज करते जाएंगे और एक समय आएगा जब इस यूनिवर्स में सारे ब्लैक होल्स आखिरकार इवेपोरेट हो ही जाएंगे और इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस कंक्लूजन को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि अगर ब्लैक होल्स जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं वो तो बचनी चाहिए ना। बट वेट, ब्लैक होल्स एनर्जी रेडिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ब्लैक होल्स के बारे में तो हम सब ये जानते हैं कि इनका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनसे कोई चीज तो क्या, लाइट भी बाहर नहीं जा पाती। तो फिर रेडिएशन बाहर कैसे आ सकता है? वैसे उस रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन या फिर हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसके अलावा आपने ब्लैक होल से हाई एनर्जी जेट्स निकलते हुए देखे होंगे कई जगहों पर, जिन्हें हम रिलेटिविस्टिक जेट्स भी कहते हैं। M87 सुपरमैसिव ब्लैक होल की वो पहली फेमस पिक्चर जिसमें ये एनर्जेटिक जेट्स हमें क्लियरली विजिबल हैं। तो ये सारी चीजें आखिरकार ब्लैक होल से कैसे निकल रही हैं? वैसे भी ब्लैक होल एक मिस्टीरियस और वियर्ड प्लेस है, तो क्या वहां पर हमारे विज्ञान की कहीं धज्जियां तो नहीं उड़ रही? नहीं तो ब्लैक होल से कोई भी चीज बाहर कैसे आ सकती है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्लैक होल को समझना होगा, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले ब्लैक होल के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि सारी कंफ्यूजन की जड़ यहीं पर छिपी हुई है। तो सिंपली अगर हम विजुअलाइज करें कि एक ब्लैक होल होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि अगर स्पेस एम्प्टी है, स्पेस में अगर कुछ भी नहीं है, तो स्पेस का फैब्रिक एकदम फ्लैट होगा। अगर हम स्पेस में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो स्पेस में एक कर्वेचर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, स्पेस में पड़ने वाला कर्वेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि मास और कर्वेचर का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर स्पेस में कर्वेचर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां पर एक मैसिव बॉडी है। कर्वेचर कम है तो ऑब्जेक्ट का मास कम है, और अगर कर्वेचर है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट भी मासलेस है। अब हमें स्पेस, उसके कर्वेचर और मास का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। आप इसे रियल लाइफ में किसी क्रेटर की तरह या बड़े गड्ढे की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी गड्ढे के किनारे खड़े हैं और बाय चांस अगर आपका पैर फिसलता है तो आप लुढ़कते हुए उस गड्ढे के सेंटर की ओर बढ़ेंगे। स्पेस टाइम में इसी खिंचाव को ग्रेविटी कहते हैं। कर्वेचर जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटी की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब मान लीजिए कि आप लुढ़कते हुए गड्ढे के बीचों बीच आ पहुंचे हैं, जिसका मतलब यह है कि आप कर्वेचर के सेंटर पर हैं, यानी कि एक मैसिव बॉडी पर लैंड कर चुके हैं। लेकिन अब अगर आपको उस गड्ढे से बाहर आना है, यानी कि किसी मैसिव बॉडी से बाहर निकलना है, उसकी मैसिव ग्रेविटी से बाहर आना है, तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी और उसी एनर्जी को हम एस्केप एनर्जी या एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड कह देते हैं। इतना समझने के बाद आप ब्लैक होल को बेहतर इमेजिन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने स्पेस में एक जगह पर इतना मास रख दिया कि उससे स्पेस में जो कर्वेचर बना, यानी कि स्पेस में जो गड्ढा बना, वो इतना ज्यादा गहरा है कि उस ब्रह्मांड की सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। यानी कि लाइट में भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस कर्वेचर से बाहर निकल पाए। अब हम ये तो सब जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एक अल्टीमेट कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, यानी कि कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास है वो इस स्पीड को अचीव नहीं कर सकता, और वो पार्टिकल जो मासलेस हैं वो स्पीड ऑफ लाइट तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज स्पेस में बने इस कर्वेचर से बाहर जा ही नहीं पाएगी। तो समझ लीजिए कि वहां पर एक ब्लैक होल फॉर्म हो चुका है, जिसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज्यादा है। लेकिन ब्लैक होल की भी अपनी लिमिट है। चलिए इसे भी हम अपने गड्ढे वाली एनालॉजी से समझते हैं। जब तक आप उस गड्ढे से दूर होते हैं
तब तक आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन जैसे ही आप एक ऐसे क्रिटिकल रीजन में चले जाते हैं जहां आपका पैर फिसल जाता है और आप उस गड्ढे में गिरते ही चले जाते हैं, उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। अगर आप एक बार इस रीजन में गिरते हैं तो नो मैटर आप कुछ भी कर लीजिए, आप ब्लैक होल के अंदर गिरते ही चले जाएंगे और अंत में सिंगुलैरिटी पर ही आकर रुकेंगे। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ब्लैक होल का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवेंट होराइजन से बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लैक होल की ग्रेविटी को एस्केप भी कर सकती हैं और ब्लैक होल में गिर भी सकती हैं। वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज पर। अब यहाँ से हमें इतना पता लग चुका है कि जो ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो फिर ब्लैक होल से मैटर और रेडिएशन कैसे रिलीज होता है? तो इसके लिए आप अपने आप को एक पार्टिकल के रूप में इमेजिन कीजिए जो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर ही है। ऑब्वियसली क्योंकि आप ब्लैक होल के पास हो तो ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस कर देगी। आप जितना ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे आपकी स्पीड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। बस जब तक आप इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप ब्लैक होल में नहीं गिरेंगे। अब आपके साथ बहुत सारे पार्टिकल्स आपकी ही तरह ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे होंगे। ब्लैक होल के ऑर्बिट में बनी इस डिस्क को एक्रेजन डिस्क कहा जाता है। एक्रेजन डिस्क का मंजर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन की वजह से पूरी डिस्क हीट अप हो जाती है और इसी हीट की वजह से उस एक्रेजन डिस्क से रेडिएशन एमिट होता है। इस रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। तो असल में जो रेडिएशन है वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं बल्कि इवेंट होराइजन के बाहर जो मैटर है वहां से एमिट हो रहा होता है। तो एक कंफ्यूजन तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। हालांकि एक्रेजन डिस्क में जो मैटर है उसमें से कुछ मैटर उसके बाद भी एनर्जी लूज कर देता है और इवेंट होराइजन में अंदर चला जाता है, जिससे वो मैटर सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाता है और ब्लैक होल का मास इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा भी ब्लैक होल के आसपास बहुत कुछ चल रहा होता है। एक्रेजन डिस्क में बहुत से चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं और इन्हीं के डायनेमिक्स की वजह से ब्लैक होल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो फिर आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को एक स्पेशल हेलिक्स शेप में एक्सेलरेट करता है। ये एक्सेलरेशन लाइट की स्पीड से होता है और इसी को हम रिलेटिविस्टिक जेट्स कह देते हैं। ये बहुत ब्राइट होते हैं और स्पेस में बहुत दूर से देखे जा सकते हैं। एक गैलेक्सी है सेंटरस ए जिसके सेंट्रल ब्लैक होल से दोनों डायरेक्शन में ये जेट्स निकल रही हैं। वहीं M87 से सिंगल डायरेक्शन में इसे निकलते देखा गया है। पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जेट्स और इनमें स्टोर जितनी भी एनर्जी है वो ब्लैक होल से नहीं निकलती बल्कि उसके आसपास एक्रेजन डिस्क में ऑर्बिट कर रहे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स की वजह से है। वहाँ पर भी ब्लैक होल से कुछ बाहर नहीं आ रहा और ना ही आ सकता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इवेंट होराइजन के बाहर एक्रेजन डिस्क में मौजूद पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करती है। जहाँ पर पार्टिकल्स फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से गर्म हो जाते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं जिनसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और फिर यही मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देता है। बस यही सिंपल फंडा है रिलेटिविस्टिक जेट्स का। चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड हॉकिंग रेडिएशन की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हम इसे सिंपल वे में समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि अगर हम स्पेस के फैब्रिक से सारी चीजें हटा दें, ब्लैक होल को भी, तो वो स्पेस एक फ्लैट वैक्यूम सरफेस बन जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि मास स्पेस के फैब्रिक को कर्व करता है। तो अगर हम एक पॉइंट पर एक ब्लैक होल को रखते हैं तो वहां का स्पेस ऑब्वियसली कर्व हो जाएगा। एक इवेंट होराइजन बनेगा और वहां के आसपास का जो स्पेस है वो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज पर गवर्न होगा। अब इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ब्लैक होल के आसपास के एक बड़े रीजन से रेडिएशन एमिट होना शुरू होगा जो कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा और ये हर दिशा में निकलेगा। इसी रेडिएशन को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। तो अब ये रेडिएशन कहाँ से निकल रहा है? क्योंकि हमने तो एज्यूम किया है कि स्पेस में ब्लैक होल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो रेडिएशन ऑब्वियसली ब्लैक होल के अंदर से ही निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो इवेंट होराइजन के बाहर भी कुछ नहीं है। उस रेडिएशन में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो ब्लैक होल के मास से ही आनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि ब्लैक होल से तो कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती, तो फिर हॉकिंग रेडिएशन ये कैसे बाहर आ सकता है और इसे कैसे प्रूव किया जाए। अगर हम आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन E=mc² को देखें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन के हर एक क्वांटम ऑफ एनर्जी यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी से E अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, तो इससे ब्लैक होल m अमाउंट ऑफ मास को लूज करेगा। लेकिन ये होगा कैसे, इस पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होगा, आइए जानते हैं। इसका सबसे पहला और कॉमन सिंपल एक्सप्लेनेशन हॉकिंग ने ही दिया था, लेकिन ये वैज्ञानिकों को सेटिस्फाई तो नहीं कर पाया, पर ये हमें एनर्जी को विजुलाइज करने का एक नया तरीका दे गया। तो ये एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। जब स्पेस खाली होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो 0 पॉइंट एनर्जी होती है, जिसकी वैल्यू नॉन जीरो पॉजिटिव होती है। अब बेशक स्पेस एम्प्टी है यानी कि खाली है, लेकिन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से हम इसे एम्प्टी ट्रीट नहीं कर सकते। हमें कुछ चाहिए वहां पर जो उस एनर्जी को ऑक्युपाई कर सके या फिर उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि स्पेस में जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली पहले से ही पॉजिटिव है। और जब आप इस फैक्ट को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करते हैं तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है, जिसमें होता यह है कि उस एम्प्टी स्पेस में मैटर और एंटी मैटर के पेयर्स लगातार एग्जिस्टेंस में आते रहते हैं। वो बहुत कम समय के लिए रहते हैं और फिर एक दूसरे में मिलकर खत्म हो जाते हैं और स्पेस फिर से एम्प्टी हो जाता है। ये प्रोसेस स्पेस में हर जगह एक मैसिव स्केल पर चलती रहती है। अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि यही प्रोसेस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर चल रही होगी। खाली स्पेस में से अचानक से 2 पार्टिकल्स निकले, एक मैटर और दूसरा एंटी मैटर। ये समझिए कि एक पार्टिकल है तो दूसरा एंटी पार्टिकल है, एक के पास पॉजिटिव एनर्जी है तो दूसरे के पास नेगेटिव एनर्जी है। अब एक मेंबर तो इवेंट होराइजन को एस्केप कर जाता है जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, और दूसरा पार्टिकल जो कि नेगेटिव एनर्जी कैरी करता है वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, जो कि ब्लैक होल के मास को कम कर देगा। तो ये एक्सप्लेनेशन हॉकिंग ने सजेस्ट की थी, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वर्चुअल पार्टिकल्स के लिए थी जिन्हें हम फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और हॉकिंग रेडिएशन में फोटॉन्स रिलीज होते हैं, तो मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स को लेकर कॉन्सेप्चुअलाइज करना सही नहीं था। और सबसे जरूरी, जैसा कि हमने हॉकिंग रेडिएशन के केस में पहले बताया था कि ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से नहीं बल्कि उसके आसपास के एक बड़े एरिया से रिलीज होता है। लेकिन अगर फिर भी आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग कंडीशंस पर सोचना होगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पॉजिटिव पार्टिकल हमेशा ही इवेंट होराइजन को एस्केप कर जाएगा और नेगेटिव पार्टिकल हमेशा ही ब्लैक होल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। नंबर 1, आउट पेयर्स, जिसमें दोनों ही पार्टिकल्स ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करेंगे और एक दूसरे को एनायोलेट करके खत्म कर देंगे। नंबर 2, आउट इन पेयर्स, इसमें पार्टिकल इवेंट होराइजन को एस्केप कर जाता है और एंटी पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। नंबर 3, इन आउट पेयर्स, इसमें पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाता है और एंटी पार्टिकल इवेंट होराइजन को एस्केप कर जाता है। और नंबर 4, इन पेयर्स, इसमें दोनों ही पार्टिकल्स इवेंट होराइजन के अंदर चले जाते हैं। इन चारों सिनेरियोज में 2 ही कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर फोटोन रिलीज हो सकता है, और वो हैं इन आउट और आउट इन पेयर्स के इंटरेक्शन से। अब जो एनर्जी उन पार्टिकल से फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज होती है वो कहीं से तो आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फ्रॉम नथिंग कोई एक पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया और उसने एनर्जी रिलीज कर दी, और वो एनर्जी डायरेक्ट ब्लैक होल के अंदर से तो आएगी नहीं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ब्लैक होल के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था, और वो था कि कर्वेचर और मास एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और कर्वेचर ही ब्लैक होल को बाहर के फिजिकल वर्ल्ड से लिंक करता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारी इस प्रॉब्लम में यहाँ पर काम आने वाला है। तो वो जो मिसिंग एनर्जी है वो आएगी स्पेस के कर्वेचर से। अब जैसे ही कर्वेचर घटेगा, क्योंकि उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जा चुकी है, वैसे ही सेंट्रल ब्लैक होल का मास कम हो जाएगा, और ऐसे ही करते करते बहुत स्लो प्रोसेस में एक पूरा का पूरा ब्लैक होल ही गायब हो जाएगा। तो ये तो थी हॉकिंग की एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ पर भी रेडिएशन ब्लैक होल के अंदर से नहीं निकला, बल्कि इवेंट होराइजन के बाहर बन रहे पार्टिकल से रिलीज हुआ है।
और उसके बदले में जो एनर्जी लूज हुई वो स्पेस टाइम के कर्वेचर से हुई है और उसने ब्लैक होल के मास को कम कर दिया। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन सभी को पसंद नहीं आया, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि स्पेस टाइम फैब्रिक क्वांटम लेवल पर हाईली कर्व्ड रीजन्स में कैसे काम करता है, और वो भी स्पेशली ब्लैक होल के पास। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी के पास इसके कुछ आंसर्स मौजूद हैं। कर्व्ड स्पेस में क्वांटम फील्ड थ्योरी की कैलकुलेशंस ने बड़े ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हमारे सामने रखे कि ये जो थर्मल और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से एमिट हो रहा है, वो इवेंट होराइजन के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे कि इवेंट होराइजन जितना ज्यादा छोटा होगा, वहां पर स्पेस का कर्व उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा, हॉकिंग रेडिएशन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी हॉकिंग रेडिएशन का रेट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जैसे जैसे टाइम पास होगा, हॉकिंग रेडिएशन से उसका मास कम होता जाएगा और वो छोटा होता जाएगा। जैसे ही ब्लैक होल श्रिंक होगा, उसका मास कम होगा और ये प्रोसेस और ज्यादा स्लो होती जाएगी और अंत में ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाएगा। हमारे सूरज जितने मास वाले ब्लैक होल को इवेपोरेट होने में 10⁻�67 ईयर्स लग जाएंगे। मिल्की वे के सेंट्रल ब्लैक होल को इवेपोरेट होने में 10⁻87 ईयर्स लग जाएंगे और यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल को 10⁻103 ईयर्स का टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में। हमारी गैलेक्सी ना तो इस यूनिवर्स में देखी गई बाकी गैलेक्सी से ज्यादा छोटी है और ना ही ज्यादा बड़ी है। हमारा यूनिवर्स इतना अनोखा है कि यहाँ पर मिल्की वे से भी लाखों करोड़ों गुना बड़ी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, और इन सब के केंद्र में वो है जो इन जायंट गैलेक्सीज को चला रहा है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, अंधकार के स्वामी, जो इस अंतहीन ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। जहां तक हम ब्लैक होल्स को जान पाए हैं, ये हम सब के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सबसे रहस्यमयी और विशालता ऐसी कि इनकी ताकत का बखान करने की जरूरत ही न पड़े। ये ब्रह्मांडीय दानव, जिन्हें अक्सर भयावह बताया जाता है, आकाश गंगाओं के केंद्र में छिपे रहते हैं। अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली ये दानव हमें ब्रह्मांड के इतिहास में झांकने पर तब से दिखाई देते हैं जब से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में है। वैज्ञानिकों को हाल ही में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि ब्लैक होल्स हमारे शुरुआती यूनिवर्स में हमारी सोच से कहीं अधिक पहले से मौजूद थे। ये डिस्कवरी हमारी शुरुआती ब्रह्मांड की समझ को बदल सकती है। आखिरकार ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड के एकदम शुरुआत में क्या कर रहे थे, ये इतनी जल्दी कैसे बने, और आखिरकार उस अर्ली यूनिवर्स में इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स एक लंबे समय से अर्ली यूनिवर्स में क्वेज़ार्स की प्रेजेंस को लेकर उलझन में थे। शुरुआती ब्रह्मांड में क्वेज़ार्स के मिलने का मतलब है वहां सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मौजूद होना, और इस कंक्लूजन ने वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से कई सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती ब्रह्मांड जो अभी तक सिर्फ 1 अरब साल पुराना भी नहीं था, वहां सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर कैसे बन सकते हैं, जबकि उनके पास ग्रो करने और इवॉल्व करने का पर्याप्त समय ही नहीं था। तो क्या वो असाधारण रूप से मैसिव जायंट ही पैदा हुए थे, या फिर उन्होंने यूनिवर्स के नियमों को तोड़ते हुए बहुत तेजी से ग्रो करना सीख लिया था। द हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को यूज करके द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में एक स्टडी को पब्लिश किया गया है, और इस अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि शुरुआती ब्लैक होल्स कम चमकदार थे और अंधेरे से भरे ब्रह्मांड में ही बड़े हो रहे थे। वो अपनी इस खासियत की वजह से हमारी नजरों से अब तक बचते आए थे। ये आश्चर्यजनक खोज न केवल इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा करती है, बल्कि ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन पर हमें कई नई इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स के बारे में हमें क्या बताया है? द मिस्ट्री ऑफ अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। विज्ञान में ये अब तक की सबसे बड़ी रहस्यमयी पहेलियों में से एक है कि बिग बैंग के तुरंत बाद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर कैसे अस्तित्व में आ गए। क्वेज़ार्स, जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, उन्हें जायंट ब्लैक होल से ही पावर मिलती है। इन क्वेज़ार्स को ही वैज्ञानिकों ने शुरुआती यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज में देखा, जब ब्रह्मांड की उम्र 1 अरब साल भी नहीं थी।
अब ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि 1 अरब साल में इनका इतना ग्रो होना कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बन जाएं और क्वेज़ार्स का निर्माण करें, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने 10 साल का बूढ़ा आदमी देखा है, तो आप कहोगे कि भाई 10 साल में पैदा होकर कोई बूढ़ा कैसे हो सकता है। सेम इसी केस को देखकर वैज्ञानिक भी उलझे हुए हैं। अगर उनके पास इतना कम समय था तो वो इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। ब्लैक होल्स की बात की जाए तो ये अपने आसपास की गैस, धूल और बाकी चीजों को निगलकर बड़े होते हैं। ये सारा मैटर ब्लैक होल्स के एक्रेजन डिस्क के एरिया में जाकर गिरता है और फिर वहां से धीरे धीरे ये ब्लैक होल में समाता चला जाता है। जैसे जैसे ये मैटर ब्लैक होल में गिरता है, ये उस एक्रेजन डिस्क में मौजूद बाकी मैटर से टकराता है, जिससे कि फ्रिक्शन की वजह से ये हीट अप हो जाता है और इसी वजह से पूरी एक्रेजन डिस्क में मौजूद मैटर बहुत हाई टेम्परेचर पर चला जाता है, जिससे पूरी एक्रेजन डिस्क से इंटेंस रेडिएशन रिलीज होता है। ये रेडिएशन एक प्रेशर बैरियर क्रिएट करता है और ब्लैक होल के मैटर कंजप्शन पर एक लिमिट लग जाती है, जो कि डायरेक्टली ब्लैक होल की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इस लिमिट को देखते हुए वैज्ञानिक ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उस समय इस लिमिट के होते हुए भी कम समय में ब्लैक होल्स इतने मैसिव आखिर कैसे हो गए थे। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए इसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से हैं। या तो ये जाइंट ब्लैक होल्स किसी स्टेलर मास ब्लैक होल से बने होंगे, जो कि एक मैसिव स्टार के अवशेष होते हैं जो बेहद जल्दी मर जाते हैं। उन्हें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की स्टेज तक पहुंचने में कम टाइम लगता है, लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर थोड़ी सी तेज हो जाए तो ये एक दिए गए लिमिटेड टाइम में ग्रो हो सकते हैं। अब क्योंकि इनकी शुरुआत ही हमारे सूर्य से 1000 गुना भारी द्रव्यमान से होती है, इसीलिए इन्हें हैवी सीड्स भी कहा जाता है और इसी कारण से ये तेजी से बड़े आकार में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये हैवी सीड्स आखिर आए कहां से? एक थियरी सजेस्ट करती है डार्क मैटर हेलोज को। ये एक इनविजिबल मैटर का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि गैलेक्सीज को बांध कर रखता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मात्रा में गैस क्लाउड्स को भी ट्रैप कर लेते हैं और ये उन क्लाउड्स को एक तारे में तब्दील नहीं होने देते। जब उन गैस क्लाउड से तारे नहीं बनते तो वो सीधा ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे कि एक बड़े हैवी सीड का निर्माण होता है। हालांकि प्रॉब्लम अभी भी है, सिर्फ कुछ ही डार्क मैटर हेलोज इतने बड़े पाए गए हैं कि वो डायरेक्ट ब्लैक होल कोलैप्स को ट्रिगर कर पाएं। इस तरह से बने ब्लैक होल्स शुरुआती यूनिवर्स में काफी कम मात्रा में पाए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें बनाने वाले डार्क मैटर हेलोज ही काफी रेयर थे। लेकिन हाल ही में सामने आई एक नई रिसर्च से ये पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में हमें जितने ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं वो हमारी कैलकुलेशन से काफी ज्यादा हैं और इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स अब ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि शुरुआती यूनिवर्स में कुछ बहुत ही मिस्टीरियस फोर्सेस काम कर रही थी, जिनकी वजह से हमारा आज का विज्ञान उन्हें समझ नहीं पा रहा है। अब ब्लैक होल्स हों और उनके साथ कोई मिस्ट्री न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लैक होल्स एंड JWST डिस्कवरीज। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से अब एस्ट्रोनॉमर्स अर्ली यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज में छिपे हुए ब्लैक होल्स को भी खोज पा रहे हैं। पहले हम केवल उन चमकीले क्वेज़ार्स को ही डिटेक्ट कर पाते थे क्योंकि वो बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन ने बहुत से कम चमकने वाले ब्लैक होल्स को भी खोज निकाला है जो अब तक हमारी नजरों से छिपे रहे थे। वैज्ञानिकों ने गैलेक्सीज के 15 साल के ब्राइटनेस डेटा को मॉनिटर किया, जिससे कि वो यूनिवर्स में चुपचाप ग्रो हो रहे ब्लैक होल्स का अनुमान लगाने में भी सक्षम हो गए हैं। इस मेथड ने हमें एक नया डेटा दिया है, जिससे पता चलता है कि जितने ब्लैक होल्स को हम पहले मानकर चल रहे थे, असल में शुरुआती यूनिवर्स में उनकी संख्या कई गुना ज्यादा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस खोज को और आगे बढ़ाया है। अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी और एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैपेबिलिटीज की बदौलत JWST ने अर्ली यूनिवर्स के फेंट ब्लैक होल्स का शिकार करना भी शुरू कर दिया है। ये उनकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये टेलीस्कोप आकाशगंगाओं के भीतर छिपे ब्लैक होल्स की हल्की चमक को पकड़ने में भी सक्षम है। ये एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करेगा हमारे कॉस्मोस के शुरुआती मॉडल्स को रिफाइन करने में। लेकिन फिर इससे एक और सवाल खड़ा होता है, अगर उस समय इतने सारे ब्लैक होल्स मौजूद थे
तो वो सब इतना जल्दी ग्रो कैसे हुए? आखिर उनके खाने के लिए इतना मैटर कहां से आया होगा? वैज्ञानिकों की माने तो इसका उत्तर छिपा हो सकता है मील टाइम वेरिएबिलिटी में। ब्लैक होल्स के अलग अलग समय पर खाने की आदतों में। तारों के विपरीत ब्लैक होल्स लगातार ग्रो नहीं करते, बल्कि वो अपने खाने के समय में एक गैप रखते हैं, वो ब्रेक लेते हैं, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि उनके साइज के बढ़ने का असली रेट आखिर क्या है। ब्लैक होल्स यहाँ पर भी हमें चकमा दे देते हैं। ये खोज इसलिए भी ग्राउंड ब्रेकिंग है क्योंकि ये हमारे पहले के मॉडल से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, यानी कि ये हमारे बनाए गए मॉडल्स को गलत साबित करते हैं। वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि अब तक जो भी ब्लैक होल्स खोजे गए हैं, बेहद चमकीले क्वेज़ार से लेकर हाल ही में खोजे गए कम चमकीले ब्लैक होल्स तक, ये सब इतने ज्यादा हैं कि सभी डायरेक्ट कोलैप्स से नहीं बने होंगे। इससे पता चलता है कि जरूर उस समय में कुछ बेहद ही रहस्यमयी प्रक्रियाएं काम कर रही थीं, जो न केवल बड़े बल्कि भारी मात्रा में इन ब्लैक होल्स को बना रही थीं। आने वाले 5 सालों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस कॉस्मिक पजल को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसकी फेंट ब्लैक होल्स को देख सकने की क्षमता वैज्ञानिकों को पहले बने तारों को मरता देखने की भी ताकत देती है, और ये घटना हमें बता सकती है कि ब्लैक होल्स के शुरुआती सीड्स इतने भारी मात्रा में कहां से आए और यूनिवर्स ने आगे की यात्रा को कैसे संपन्न किया। द डार्क स्टार्स। ब्लैक होल फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड थियरीज के अलावा वैज्ञानिक अब और भी ज्यादा अजीबोगरीब आइडियाज को कंसिडर कर रहे हैं, ताकि अर्ली यूनिवर्स के ब्लैक होल्स को किसी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके। और इन्हीं अजीबोगरीब आइडियाज में से एक है डार्क स्टार्स का कॉन्सेप्ट। हालांकि डार्क स्टार्स पूरी तरह से हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक हैं। ये तारा तब बनता है जब गैस का एक बड़ा बादल डहने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल तारा बनता है। लेकिन जब उस नॉर्मल स्टार फॉर्मेशन में डार्क मैटर मौजूद होता है तो कुछ रहस्यमयी होता है। जैसे ही बादल में मौजूद गैस कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है, ये भारी मात्रा में डार्क मैटर पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेती है, और ये पार्टिकल्स उस नॉर्मल बनने जा रहे स्टार के इंटरनल स्ट्रक्चर को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि उसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस रुक जाती है, जो कि तारों को चमक देती है। बिना फ्यूजन प्रोसेस के ये तारा किसी नॉर्मल तारे की तरह नहीं चमक पाता, लेकिन ये उन तारों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीता है और बहुत ही विशाल बन जाता है। और आखिरकार ये तारे अपने ही वजन के नीचे ढह जाते हैं और एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं, जो किसी भी नॉर्मल स्टेलर मास ब्लैक होल से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स हमारे अर्ली यूनिवर्स में मौजूद थीं, तो वो हमारे द्वारा देखे गए बहुत ज्यादा ब्लैक होल्स की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि डार्क स्टार्स आज भी हमारे लिए एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन JWST जैसे बड़े टेलीस्कोप ऐसे तारों की एग्जिस्टेंस को साबित करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन शुरुआती तारों के कोलैप्स को अपने टेलीस्कोप से देखना हमें बता सकता है कि क्या डार्क स्टार्स ने अर्ली यूनिवर्स में ब्लैक होल फॉर्मेशन में कोई बड़ी भूमिका निभाई थी या फिर नहीं। ये थियोरी ब्लैक होल्स के बारे में बढ़ते सवालों की लिस्ट में एक और रोमांचक संभावना जोड़ देती है। क्या ब्रह्मांड में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं काम कर रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? वेल, ये हम सभी जानते हैं कि इन जाइगेंटिक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के सामने लाइट की भी एक नहीं चलती। खुद लाइट भी चाहे तो ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकती है। ऐसे में क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ब्लैक होल भी है जो एक नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं बल्कि 6 आकाशगंगाओं को अपने इशारों पर नचा रहा है। ये है एक दानवीय ब्लैक होल जो हमारे सूरज से हजारों गुना ज्यादा बड़ा है और मैसिव है। ये ब्लैक होल अविश्वसनीय तौर पर हमारी कल्पनाओं से भी बड़ा और अजीब है। बेशक आज हम ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के आधार पर ब्लैक होल जैसे मैसिव ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स के वजूद में होने की भविष्यवाणियां करने से लेकर उसे एक्चुअल में तस्वीर में उतारने तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। मगर इसके बावजूद भी सच तो यह है कि हम आज भी ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कम ही जान पाए हैं। इसे लेकर हमारा ज्ञान जितना भी है वो आइसबर्ग के टिप के बराबर भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड ही
इन ब्लैक होल से भरा पड़ा हो तो, या फिर असल में हमारा ब्रह्मांड ही एक ब्लैक होल के भीतर समाया हुआ हो तो। ऐसे ही माइंड बेंडिंग फैक्ट्स और नॉलेज से वाकिफ कराएगी आज की ये डॉक्यूमेंट्री, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हम ब्लैक होल्स के भीतर नहीं देख सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और वो इसलिए क्योंकि ये हम इंसानों की क्षमताओं से बाहर की बात है। अगर हम इस मिशन की फिजिबिलिटी से जुड़े सभी चैलेंजेस को इग्नोर भी कर दें तो सिंपली ह्यूमन लाइफ ऐसा करने के लिए काफी नहीं है। इन केस अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर एक ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो जैसे जैसे आप उसके नजदीक पहुंचते जाएंगे तो ब्लैक होल द्वारा आपके स्पेसक्राफ्ट पर लग रहा ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज होता जाएगा, जिस कारण आपकी रिस्पेक्ट में टाइम बेहद स्लो मूव करने लगेगा। ऐसे में थ्योरेटिकली आपको ब्लैक होल के इंटीरियर को देखने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम का वेट करना होगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ड्यू टू द बायोलॉजी अगेन ऑफ योर बॉडी। खैर, अगर आप किसी तरह से इस चुनौती से भी पार पा लें तो इसके बावजूद भी आप कभी भी एक ब्लैक होल के भीतर दाखिल नहीं हो पाएंगे। फर्ज कीजिए कि साइंटिस्ट का एक दस्ता एक स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर ब्लैक होल की तरफ निकल पड़ा, तो ऐसे में सबसे पहले उसकी मुलाकात होगी ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रही इस एक्रेजन डिस्क से। दरअसल ये खोलते हुए कंप्रेस्ड मैटर पार्टिकल्स का एक घेरा है जो ब्लैक होल के अराउंड लाइट की स्पीड से रिवॉल्व करता है। सोचिए जब वो स्पेसक्राफ्ट इस एक्रेजन डिस्क से टकराएगा तो उसका क्या हाल होगा। बेशक वो उन क्यूरियस रिसर्चर्स का एक दर्दनाक अंत होगा। हालांकि एक थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ब्लैक होल्स की एक्रेजन को क्वांटम नॉइज ठंडा करती रहती है, और अगर एक्चुअल में ऐसा है तो ये गुड न्यूज है हमारे उन रिसर्चर्स के लिए जो ब्लैक होल की अपनी इस यात्रा पर निकले हुए हैं, क्योंकि ऐसा होने पर वो आराम से ब्लैक होल के उस एरिया को पास कर सकते हैं। बट उनका ये सफर जल्द ही एक डेड एंड पर आकर रुक जाएगा अगर वो एक छोटा सा ब्लैक होल हुआ तो। इनफैक्ट एक छोटे से ब्लैक होल का इमेंस ग्रेविटेशनल पुल उन्हें स्मैश करके रख देगा। मगर एट द सेम टाइम साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि छोटे ब्लैक होल्स में ग्रेविटी का ये प्रभाव रिलेटिवली कम होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे इन क्यूरियस रिसर्चर्स की ये यात्रा अभी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकती है। बट सरप्राइजिंगली इतने जाइगेंटिक ब्लैक होल्स के भीतर का सफर वाकई पूरे यूनिवर्स के दर्शन करने जैसा होगा। जी हाँ, यकीन मानिए बेहद बड़े ब्लैक होल्स लगभग अपने भीतर पूरा ब्रह्मांड ही समाये हुए होते हैं। अगर हम ब्लैक होल के डेंसिटी स्केल पर उतरें तो उस हिसाब से तो हमारा सूरज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जितने इलाके में फैला होगा, लिहाजा हमारी अर्थ केवल एक मूंगफली जितनी बड़ी ही होगी। लंबे वक्त तक वैज्ञानिकों ने इस बात पर यकीन किया था कि ये ब्लैक होल्स अपने भीतर ली हुई गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट से ही भरे पड़े होंगे। मगर हाल ही में हुई एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों की इस सोच में तब्दीली लाई। इस खोज का परिणाम ये निकला कि एक ब्लैक होल के भीतर चार्ज्ड पार्टिकल्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और डस्ट एक कंप्रेस्ड स्टेट में रुके रहने की बजाय कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एक ब्लैक होल के भीतर मौजूद स्पेस ऑर्डिनरी कॉस्मोस से काफी डिफरेंट होता है। ब्लैक होल के भीतर लग रहे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फोर्स के चलते स्पेस स्ट्रेच और डिफॉर्म होता रहता है। सोचिए एक ब्लैक होल के भीतर पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसा है, चांद, सितारे, ग्रह, सब कुछ। इस पर आगे और रिसर्च करते हुए डॉक्टर निकोडेम पॉप्लोवस्की एक ब्लैक होल के इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत मैटर की एक कॉन्सेंट्रेशन में हुए एक भीषण विस्फोट के साथ हुई थी। ये वो पॉइंट है जहां हमारी फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। बट वैज्ञानिक इस बात को लेकर कश्मकश में फंसे थे कि आखिर इस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी का सृजन कहां से हुआ था। इस पर रिसर्चर डॉक्टर पॉप्लोवस्की का ये कहना है कि सारा मैटर और एनर्जी एक ब्लैक होल से निकलकर आई थी। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर एक ब्लैक होल के पास एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां उसमें एनगल्फ हुआ सारा मैटर अपनी हाईएस्ट कंप्रेशन स्टेट में जाकर जमा होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी इस परिकल्पना में ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद इस पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी और ग्रेविटी को एक सीड यानी कि बीज से कंपेयर किया। ये सीड साइज में किसी भी नोन्ड पार्टिकल से कहीं ज्यादा छोटा होगा, बट ये स्टिल डिविजिबल होगा, मतलब कि इसका फर्दर ब्रेकडाउन करना तो मुमकिन होगा। ये सीड मैटर के एक्सेसिव कंप्रेशन पर बर्स्ट कर जाते हैं और ऐसे में इनमें भरा मैटर आउटर स्पेस में ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता है और आगे चलकर इन्हीं मैटर पार्टिकल से स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज फॉर्म अप हुई। अब ये मुमकिन है कि 13.8 बिलियन साल पहले
इस ब्रह्मांड का जन्म भी किसी ऐसे ही एक सीड से हुआ हो, यानी हम फिलहाल एक ब्लैक होल के भीतर ही जी रहे हैं। इन अ बिगर पिक्चर हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक ब्लैक होल में समाया हुआ है। वेल, ये माइंड बेंडिंग थियरी ब्रह्मांड को लेकर हमारी अब तक की पूरी समझ को सीधे तौर पर चैलेंज कर रही है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में पाया कि कुछ इस ढंग से ब्लैक होल के भीतर जन्म लेने के बाद ब्रह्मांड का विकास हुआ और फिर उन्हें ब्लैक होल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक कॉमन रूट वाला ट्री होता है, जिसमें पेड़ के तने तो दो निकलते हैं मगर उनकी जड़ें एक ही होती हैं। ब्लैक होल्स और इन न्यूली बोर्न यूनिवर्स के बीच एक लिंक होता है जिसे वर्म होल्स तैयार करते हैं। इन ब्लैक होल्स के बीच एक सिंगुलैरिटी मौजूद होती है जिसमें मैटर सीड के रूप में बेहद हाई कंप्रेशन के साथ टाइटली पैक्ड होता है, और जब ये सीड बर्स्ट करते हैं तो इस मैटर का संचार पूरे स्पेस में होता है और कुछ यूं एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है। टेक्निकली इस बात को कम शब्दों में समझें तो एक ब्लैक होल अपने रिवर्सल यानी कि व्हाइट होल से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्म होल्स, और यही व्हाइट होल्स न्यूली फॉर्म्ड यूनिवर्स को स्पेस में रिलीज करते हैं। पोप्लोस्की के अनुसार व्हाइट होल्स के भीतर मैटर का कांस्टेंट एक्सपेंशन चलता रहता है, और वहीं ऑन द अदर हैंड ब्लैक होल्स में मैटर सीड्स फॉर्म अप होते रहते हैं जो कि फर्दर न्यू यूनिवर्स को जन्म देते जाते हैं। अपनी इस परिकल्पना के पक्ष में उन्होंने दोनों ही थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पेश किए। इस कड़ी में उन्होंने 2 प्लास्टिक बॉटल्स की मदद से यूनिवर्स के ओरिजिनेशन को प्रोजेक्ट किया, जिसके अंतर्गत 2 बॉटल्स को एंड टू एंड जोड़कर ब्लैक होल और व्हाइट होल के कनेक्शन को डिस्प्ले किया गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच एक वर्म होल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और उससे होते हुए मैटर इधर से उधर मूव करता है। इस एक्सपेरिमेंट के अलावा पोप्लोस्की ने यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज, फिर चाहे वो प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों या फिर ब्लैक होल्स ही क्यों न हो, उनकी रोटेशन से जुड़ा एक फैक्चुअल प्रूफ भी सामने रखा जो कि साइंटिफिकली काफी ज्यादा रैशनल था। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज मोशन में है, फिर चाहे वो स्टार हो या फिर प्लैनेट, गैलेक्सीज या फिर ब्लैक होल, हर एक चीज सर्कुलरली रोटेट कर रही है, जो कि इस जाइगेंटिक प्रिंसिपल ब्लैक होल के भीतर हो रहे फोर्सेस का ही नतीजा है। एक प्राइमोर्डियल यूनिवर्स में भी मूवमेंट का एक रिलेटिव ट्रेंड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बाहरी अंतरिक्ष में भी वही रोटेशनल पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि उस ब्लैक होल में हो जिससे इसका जन्म हुआ है। एक ब्लैक होल में रोटेशन स्पाइरली होता है। इसका मतलब यह है कि इससे इमर्ज हुए यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज 2 डिफरेंट डायरेक्शन में इंक्लाइंड होंगी। लाइक कुछ गैलेक्सीज राइट से लेफ्ट की ओर ट्विस्टेड होंगी और इसके कुछ एग्जैक्टली ऑपोजिट राइट टू लेफ्ट में लुढ़क चुकी होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिसर्च कर रहे एस्ट्रोनॉमर का भी एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज में ये पाया कि यूनिवर्स के एक स्पेसिफिक एरिया में गैलेक्सीज राइट की ओर स्पिन करती हैं, वहीं उसके ऑपोजिट एरिया में मौजूद गैलेक्सीज लेफ्ट की ओर झूल रही हैं, जिससे ये बात तो प्रूफ होती है कि इसका पोप्लोस्की की थ्योरी से कुछ तो कनेक्शन जरूर है। ऐसी ही एक और चौंकाने वाली परिकल्पना भी सामने आई है जिसे 3 वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। ये तीनों वैज्ञानिक पेरीमीटर इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स से ताल्लुक रखते हैं। इनका ये मानना है कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के भीतर से आया है, और वो भी एक्स्ट्रा डायमेंशन यानी कि 4th डायमेंशन में। अभी तक तो हम यही जानते थे कि हमारा यूनिवर्स 3D है, इसमें 3 डायमेंशंस हैं, बट ये थियरी एक नई डायमेंशन यानी कि 4th डायमेंशन होने की भी बात करती है। वेल, ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन की जाने वाली 4th डायमेंशन से काफी अलग है। वैज्ञानिक इसे एक रियल वर्ल्ड डायमेंशन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनका इस पर यह कहना है कि हमारा नोन्ड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 3 डायमेंशन से मिलकर बना है। एट द सेम टाइम ब्लैक होल के अराउंड सर्कल करने वाली एक्रेजन डिस्क एक 2D एंटिटी है, तो फिर ये ब्लैक होल एक 4D ऑब्जेक्ट कैसे नहीं हो सकता। यहाँ पर मेन आइडिया ये है कि एक बार 4D स्पेस में एग्जिस्ट करने वाला एक स्टार एक भीषण धमाके के साथ एक्सप्लोड हुआ, जिसके बाद एक 4th डायमेंशन ब्लैक होल ने जन्म लिया और इस ब्लैक होल की एक्रेजन डिस्क में मैटर आकर जमा हो गया, जो कि फ्लैश के बाद भी ब्लैक होल के भीतर नहीं गया। ऐसे ही अंतरिक्ष में फटने वाले दानवों यानी कि सुपरनोवाज के साथ भी होता है, जब तारे अंतरिक्ष में अपने भीतर भरे पदार्थ को एक झटके के साथ छोड़ते हैं। हम 4th डायमेंशनल वर्ल्ड को नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 4th डायमेंशन में मैटर काफी अलग ढंग से बिहेव करता है। ये बेढंगी सी शेप वाले एक लंप की तरह होता है। 4th डायमेंशनल वर्ल्ड को और बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मॉडल तैयार किया, जिसके अंतर्गत 4D स्पेस का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस
बैकग्राउंड रेडिएशंस में फ्लक्चुएशंस ला सकता है। अब हमारे लिए इस रेडिएशन का स्पेक्ट्रल डिपिक्शन तैयार करना मुमकिन है और इसी डिपिक्शन के आधार पर रेडिएशन में आने वाली फ्लक्चुएशन के जरिए इस 4D यूनिवर्स के मैप को तैयार किया जा सकेगा। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स इस नए ब्लैक होल को खोजने में जुटे हुए हैं। साल 2022 में वैज्ञानिकों ने देखा कि आखिर कैसे ये ब्लैक होल इस गैलेक्सी हैनिस 2-10 में उजले सितारों को अलग करता है। अपनी इस रिसर्च को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष का होलोग्राफिक 3D और कुछ अन्य प्रकार के मॉडल्स भी तैयार किए गए। इजराइल में मौजूद वैज्ञानिकों ने हाल ही में सीखा कि भला रुबिडियम एलिमेंट की मदद से छोटे माइक्रोस्कोपिक आर्टिफिशियल ब्लैक होल्स कैसे तैयार किए जा सकते हैं। सर स्टीफन हॉकिंग द्वारा बताई गई हॉकिंग रेडिएशन थियरी ये सजेस्ट करती है कि एक ब्लैक होल अपने भीतर से स्पेस में रेडिएशन प्रोपगेट करता है। आइए अब इस एक्चुअल फिनोमिनन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। आने वाले वक्त में हम ब्लैक होल से जुड़ी बहुत सी प्रॉपर्टीज और फिनोमिनन्स के बारे में जानेंगे, मगर हाल के लिए हम इन रहस्यमय कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में चंद ही बातें जानते हैं, और वो भी सिर्फ थियरीज के रूप में। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।